हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक में। हमने तृतीय गोल में सम्मेलन तक बात कर ली थी, सांप्रदायिक पंचाट की बात की थी, गांधी जी की हरिजन यात्रा की बात कर ली थी, और प्रांतीय चुनाव जो 1937 में हुए और कहाँ कहाँ कांग्रेस की सरकार बनी और मुस्लिम लीग की सरकारें बनी, इसकी बात की थी हमने। आज कुछ अधिवेशंस की बात करेंगे, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशंस की, और कुछ ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव की भी बात की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो बात करेंगे हम 47th जो 47वां कांग्रेस अधिवेशन था उसकी। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह जो अध्यक्षता की जाती है यह प्रथम अंग्रेज महिला हैं जिनके द्वारा इस अधिवेशन की क्या है, अध्यक्षता की जाती है। जहां तक मुझे याद है आज तक ये क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये प्रथम अंग्रेज महिला हैं जो 47th कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। तो 47th कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष होता है और कहां होता है, इसकी बात करते हैं हम। तो 47th कांग्रेस अधिवेशन होता है कलकत्ता में। ओके, कलकत्ता में, और अप्रैल 1933 में। अप्रैल 1933, ओके, कलकत्ता। तो प्रथम अंग्रेज महिला है इस अप्रैल 1933 47th कांग्रेस अधिवेशन की कलकत्ता में जो संपन्न होता है। तो पहली भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। और प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी वो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के समय श्रीमती एनी बेसेंट। तो ये तीन महिलाएं हैं। ये तीन महिलाओं की बात जो कर रहे हैं हम उन आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। बाद में भी बनती हैं, जैसे इंदिरा गांधी बनती हैं 1960 में, ठीक है। लेकिन हम 1947 से पहले आज़ादी के दौरान कांग्रेस की भूमिका पढ़ रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तीन महिलाओं द्वारा क्या कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है। तो कौन थी ये प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष जो बनी? वह थी नेल्ली सेनगुप्ता। नेल्ली उनका इंग्लिश नाम है, सेनगुप्ता भारतीय टाइटल है। हो सकता है उन्होंने क्या है, भारतीय पुरुष से शादी की हो तो उस टाइटल्स लगा। तो प्रथम अंग्रेज जो महिला अध्यक्ष है वो है नेल्ली सेनगुप्ता। याद रखेंगे इस नाम को, प्रथम अंग्रेज महिला नेल्ली सेनगुप्ता, ठीक है। 47th कांग्रेस अधिवेशन है नेल्ली सेनगुप्ता का। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसमें बता दिया आपको। अगली जो बात करेंगे 33 के बाद 49th कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे। 49th कांग्रेस अधिवेशन कब होता है? 49th कांग्रेस अधिवेशन होता है आपका अप्रैल 1936 में। ओके, अप्रैल 1936 में लखनऊ में। अप्रैल 1936 में लखनऊ में होता है। कब होता है? अप्रैल 1936। अप्रैल, ये भी अप्रैल में ही होगा, 1936। 34 का होता है तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा अध्यक्षता की जाती है। 35 में कोई अधिवेशन नहीं होता कांग्रेस का, और वर्ष 1930 में भी कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता। याद रखेंगे 30 और 35 में कांग्रेस के कोई अधिवेशन नहीं होते हैं। 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण नहीं होता है, ठीक है। 35 में भी नहीं होता है और आगे भी नहीं होगा 1941 से लेकर 45 के मध्य, ठीक है। तो 49th कांग्रेस अधिवेशन अप्रैल 1936 को लखनऊ में होता है। इसका अधिवेशन कहां होता है? लखनऊ, ओके। और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 49th कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 1936 की अध्यक्षता की जाती है। ओके, इसमें जो लक्ष्य रखा जाता है कांग्रेस का वह समाजवाद निर्धारित किया जाता है। सोशलिज्म, समाजवाद की बात की जाती है। और इस अधिवेशन में खुलकर नेहरू जी स्वीकार करते हैं कि क्या मैं समाजवादी हूँ, हाँ मैं समाजवादी हूँ,
और मैं समाजवाद की स्थापना करना चाहता हूं भारत में। ओके, पहली बार, ठीक है। और इसी अधिवेशन में जो है, लखनऊ अधिवेशन में प्रांतीय चुनाव में भाग लेना है या नहीं लेना है, इसकी क्या है, इसका भी निर्णय लिया जाता है, स्वीकार किया जाता है। ओके, तो ये बात हो गई 49th कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड। अब बात करेंगे 50वें कांग्रेस अधिवेशन। 50वां कांग्रेस अधिवेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ये 50वां कांग्रेस अधिवेशन है, पहली बार एक गांव में हो रहा है, एक गांव में अधिवेशन इसका संपन्न हो रहा है। ओके, तो 50वां कांग्रेस अधिवेशन कब होगा? दिसंबर 1937 में फैजपुर, बंगाल। दिसंबर 1937, ठीक है। फैजपुर गांव में होता है। फैजपुर कहां था? बंगाल में। तो कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1937 फैजपुर, बंगाल में था ये एक गांव। ओके, पहली बार एक गांव में अधिवेशन बुलाया जाता है और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे, यस्सी बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस सम्मेलन की क्या अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, एक गांव, फैजपुर क्या था? एक गांव था। पहली बार इसका अधिवेशन होता है कांग्रेस का एक गांव में। इस अधिवेशन में जाहिर सी बात है गांव में हुआ जा रहा है, गांव में कोई सम्मेलन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि गांव से रिलेटेड, उसके विकास से रिलेटेड कुछ बातें की जाएंगी। तो 13 सूत्रीय कार्यक्रम की बात की जाती है। किसके लिए? अस्थायी कृषि कार्यक्रम के लिए। अस्थायी नहीं था, अस्थायी कृषि के लिए। ठीक है, 13 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था? अस्थायी कृषि से रिलेटेड एक कार्यक्रम था, 13 सूत्रीय कार्यक्रम। ओके, ठीक है। और इस अधिवेशन में, 50वें अधिवेशन में क्या है? पहली बार गांव में हुआ है, ये इस फैक्ट को याद रखेंगे, पहली बार। ठीक है, फर्स्ट टाइम। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे 51 कांग्रेस अधिवेशन या 51वां कांग्रेस अधिवेशन भी क्या है? एक गांव में ही होता है लगातार। दोनों अधिवेशन क्या है? गांव में संपन्न होते हैं। तो दूसरा गांव कहां होगा कांग्रेस का अधिवेशन? हरिपुरा, गुजरात। हरिपुरा, गुजरात, याद रखेंगे। 51th कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1938। ओके, दिसंबर 1938। सॉरी, दिसंबर नहीं है, इस बार अधिवेशन क्या होगा? फरवरी 1938 में होगा। ओके, फरवरी 1938 में। हरिपुरा कहां है ये? गुजरात में। ये भी एक क्या है? गांव है। क्या है ये भी एक गांव है, एक गांव। ठीक है, और इसकी भी अध्यक्षता जो की जाती है सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही क्या है? इसकी भी अध्यक्षता की जाती है हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की। तो याद रखेंगे दोनों अधिवेशन जो लगातार गांव में हुए, ये फैक्ट याद रखेंगे किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। दोनों गांवों के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। लगातार गांव में हो रहे हैं और लगातार अध्यक्ष भी क्या है? एक ही है, सुभाष चंद्र बोस। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन किया जाता है और इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। मतलब राष्ट्र के में कैसे नियोजन होगा, प्लानिंग क्या होगी, उसकी एक कमेटी बनती है, उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन किया गया वो कब किया गया? 51वें कांग्रेस अधिवेशन फरवरी 1938
हरिपुरा गुजरात में, ठीक है, सम्मेलन में। ओके। और इसी कांग्रेस अधिवेशन में यह भी निर्णय लिया जाता है क्या, रजवाड़ों को भी शामिल किया जाए, रजवाड़ों को भी भारत की स्वतंत्रता में क्या है, रजवाड़ों को भी शामिल किया जाए, इसकी भी बात की जाती है इसमें। किसमें, 51 कांग्रेस अधिवेशन में रजवाड़ों को भी क्या है, भारतीय स्वतंत्रता में संग्राम में, राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग में उनको भी क्या है, शामिल किया जाता है। ओके। अगला जो कांग्रेस अधिवेशन है 52nd, 51 बात कर ली हमने, 50 बात कर ली, 49 और 47, ठीक है। तो 52वां कांग्रेस अधिवेशन कहां होगा, 52वां कांग्रेस अधिवेशन भी के अध्यक्ष भी कौन बनता है, सुभाष चंद्र बोस। याद रखेंगे, लगातार 3 बार बन रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस कब होता है, मार्च 1939 में। ये होगा आपका मार्च 1939 में। अध्यक्ष कौन बन रहा है इस बार भी, कौन है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ओके। मार्च 1939 कहां होता है 52nd कांग्रेस अधिवेशन, त्रिपुरी। कहां पर, त्रिपुरी कहां है, एमपी में था, एमपी में है। ओके। त्रिपुरी, इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिवेशन को क्यों जाना जाता है अभी हम बात करेंगे। त्रिपुरी, ठीक है, एमपी में है। तो 52nd कांग्रेस अधिवेशन जो होती है वह मार्च 1939 में त्रिपुरी और एमपी में। लगातार 3 बार अध्यक्ष बनना है सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। लेकिन बाद में अध्यक्ष कोई और बनता है, ये इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। क्यों, सुभाष चंद्र बोस गांधी के समर्थक पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके क्या है, अध्यक्ष का चुनाव जीतते हैं कांग्रेस का, और त्रिपुरी में क्या है, अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन जब कार्यकारिणी के गठन की बात आती है, कार्यकारिणी के गठन का प्रश्न उठता है, तो उसमें गांधी जी से इनसे क्या है, मतभेद हो जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस नाराज होकर क्या है, त्यागपत्र दे देते हैं। और त्यागपत्र देने के बाद गांधी जी द्वारा राजेंद्र प्रसाद जी को क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को क्या है, त्रिपुरी का अध्यक्ष बनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद। ओके, याद रखेंगे राजेंद्र। क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी क्वेश्चन आया होगा कि त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस के कौन अध्यक्ष बनता है त्रिपुरी में, कौन बनता है, राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये बातें हो गई हमारी 52nd कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड। तो अब बात कर लेते हैं हम 1939 में, 1939 की बातें हो गई। 1939 में बात करते हैं मुस्लिम लीग की। क्या किया गया मुस्लिम लीग द्वारा, क्या काम। ओके, मुस्लिम लीग द्वारा भारत का विभाजन किया गया, हालांकि अंग्रेजी था। तो 1939 में ही क्या है, मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है। कहां अधिवेशन होता है, लाहौर में। और इसमें पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा जाता है। ओके, पाकिस्तान की मांग का क्या है, प्रस्ताव पास होता है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब होता है, 23 मार्च 1939। 23 मार्च किसका शहीदी दिवस है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, याद रखेंगे। यह कब होता है, 23 मार्च 1939 में। और इसी लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की जाती है और प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है। तो प्रस्ताव किसने, प्रारूप किसने बनाया, पाकिस्तान की मांग का प्रारूप हालांकि सिकंदर हयात खान ने बनाया था, लेकिन जो इसे पेश किया कृषक प्रजा पार्टी के नेता फजलुल हक। हमने बात की थी जब प्रांतीय चुनाव में, तो फजलुल हक कहाँ के सीएम बने थे, बंगाल के, ठीक है। तो फजलुल हक द्वारा क्या है, प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, लाहौर अधिवेशन की, मोहम्मद अली
जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा क्या है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है मार्च 1939 में। ओके, प्रस्ताव किसके द्वारा बनाया गया? सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान, ठीक है, प्रस्ताव प्रारूप बनाया गया। और पेश कौन करता है? पाकिस्तान मांग के प्रारूप जो पेश किया जाता है वह किया जाता है फजलुल हक, कृषक प्रजा पार्टी के लीडर फजलुल हक, ठीक है, बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी। तो 23 मार्च 1939 मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की मांग की जाती है। प्रस्ताव बनाने का काम जो है वह सिकंदर हयात खान द्वारा किया जाता है और पेश फजलुल हक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम नहीं था कि क्या है पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, हालांकि फर्स्ट टाइम प्रस्ताव पास किया गया। इसका बीजारोपण तो 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में ही हो गया था, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इकबाल। जब अपने अध्यक्षता में वो भाषण में क्या कहते हैं? पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना पर आवश्यकता को महसूस करते हैं। तो यही क्या था? यहीं से पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की जो कल्पना थी, द्विराष्ट्र की बात बीजारोपण कर दिया जाता है इकबाल द्वारा, ठीक है। उसके आगे चलकर 1933 से 35 के बीच में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा क्या है एक पर्चा फेंक कर, यानी कि नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, पर्चे के माध्यम से क्या है पाक शब्द को गढ़ा जाता है, ठीक है। तो क्या नाम रखेंगे इनका? चौधरी रहमत अली। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, चौधरी रहमत अली, ठीक है। पाक शब्द इन्हीं के द्वारा क्या गढ़ा गया था? पाक। पाक का अर्थ क्या होता है? पवित्र, फारसी शब्द है पाक, पवित्र, ठीक है। तो पाक शब्द जो गढ़ा गया वो चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, नाउ और नेवर पर्चा द्वारा, ओके, नाउ और नेवर पर्चा द्वारा, चौधरी रहमत अली, ठीक है। और मार्च 1939 में ही मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलीगढ़ योजना आती है। अलीगढ़ योजना, कुछ लोगों द्वारा अलीगढ़ योजना पेश किया जाता है मार्च 1939 में, जिसमें भारत को बांटकर चार स्वतंत्र राज्यों में बांटने की बात या कल्पना की जाती है, संकल्पना दी जाती है। तो 4 राज्य कौन थे भारत को अगर बांटा जाए? जो योजना थी मार्च 1939 अलीगढ़ योजना में, एक तो बात की गई पाकिस्तान की, दूसरा पूर्वोत्तर की बात करें तो पूरा बंगाल, ठीक है, फिर नीचे हैदराबाद, और जो शेष एरिया बच गया वह हिंदुस्तान। 4 हो गए। 4 स्वतंत्र राज्य की बात की जाती है, संकल्पना की जाती है भारत को बांटकर अलीगढ़ योजना मार्च 1939 के में। पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान। और वहीं हैदराबाद क्या है? अलग राज्य की मांग कर रहा था, अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था, उनमानिस्तान के नाम से, ठीक है, उनमानिस्तान। तो हैदराबाद द्वारा अलग राष्ट्र की मांग किस नाम से की जा रही थी? उनमानिस्तान द्वारा, उनमानिस्तान। जो पाकिस्तान की अवधारणा है उसमें क्या क्या था? पाकिस्तान के अगर स्पेलिंग देखें PAKISTAN, तो P से पंजाब, A से अफगानिस्तान, K से कश्मीर, S से सिंध और TAN तान यानी बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान की जो कल्पना की गई अलीगढ़ योजना में, वह क्या, कौन कौन स्टेट थे? 4 स्टेट थे बड़े बड़े, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। ये था पाकिस्तान की संकल्पना, ठीक है। और इसी ईयर 1939 में, दिसंबर 1939 में, यानी कि 22 दिसंबर 1939 को, जब कांग्रेस द्वारा अपने सभी प्रांतों से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया जाता है या सरकार से हट जाते हैं, तो मुक्ति दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग द्वारा, या उसको कहते हैं धन्यवाद दिवस। मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मनाया जाता है।
22 दिसंबर 1939 को मुक्ति मिल गई लोगों को, ऐसा मुस्लिम लीग का मानना था। सरकार से, कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार से धन्यवाद देते हैं कि आप क्या है, सरकार से हट गए। मुक्ति दिवस मनाया जाता है, धन्यवाद दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 में। और बाबा साहेब अम्बेडकर भी क्या, मुस्लिम लीग का साथ देते हैं। तो किस दिन त्यागपत्र दिया गया था कांग्रेस द्वारा? कांग्रेस द्वारा जो त्यागपत्र दिया गया था वो 29-30 अक्टूबर 1939 को, 29-30 अक्टूबर 1939 को क्या है, इस्तीफा दिया जाता है। और ये लोग क्या है, 22 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाते हैं मुस्लिम लीग अम्बेडकर साहब 1939 में, 22 दिसंबर 1939। तो ये बातें हो गई मुस्लिम लीग से रिलेटेड। अब जो बात करेंगे हम 53rd कांग्रेस अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें यहां लिखी हुई है क्रम वाइज, हूबहू क्रम वाइज लिखी हैं, कालक्रमानुसार लिखी गई हैं, ताकि एग्जाम्स में क्या है, आप अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर सकें। क्रॉनिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछता है तो उसको सही कर सकें। ठीक है, तो 53rd कांग्रेस अधिवेशन कहां होता है, इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है? 51st कांग्रेस अधिवेशन 53rd बिहार के रामगढ़ में होता है। कहां होता है? बिहार के रामगढ़ में 53rd। ओके, कब होगा यह? यह भी होता है आपका मार्च 1914 में। ठीक है, मार्च 1940 में, मंथ चेक कर लेंगे, वैसे तो मार्च 1940 ही है। और जो इसकी अध्यक्षता की जाती है, यहां लिख लेते हैं रामगढ़, रामगढ़ बिहार। 1940 में रामगढ़ बिहार। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 और 1945 तक क्या है, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 1941 से लेकर 45 तक क्या है, कोई भी अधिवेशन नहीं होता, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन चलते हैं और भी बहुत सी चीजें होती रहती हैं, युद्ध होता रहता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इसी अधिवेशन में क्या है, क्यों होता है अधिवेशन? अधिवेशन होता है कि ब्रिटिश सरकार का क्या है, युद्ध में सहयोग करने के लिए कांग्रेस क्या है, तैयार है। लेकिन कांग्रेस की एक शर्त है। क्या शर्त है? कि केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। ओके, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इस शर्त पर क्या है, कांग्रेस सहयोग करने के लिए तैयार हो जाती है ब्रिटिश सरकार का। युद्ध के दौरान जो 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। इसी के प्रत्युत्तर में, ठीक है, इसी के प्रत्युत्तर में अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। किसके द्वारा? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है कांग्रेस के इस अधिवेशन के रामगढ़ बिहार के प्रत्युत्तर में। ओके, इसके फलस्वरूप इसका उद्देश्य क्या था लाने का, कि युद्ध के दौरान कांग्रेस का क्या है, सहयोग प्राप्त किया जाए और जो भी संवैधानिक गतिरोध हैं, संविधान बनाने में, सरकारें बनाने में जो संवैधानिक गतिरोध हैं, उनको क्या किया जाए, दूर किया जाए। दो चीजें थी, युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना। ठीक है, संवैधानिक गतिरोध क्या करना था, दूर करना था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 में। क्रम वाइज याद रखेंगे, मार्च 1940, 8 अगस्त 1940, 23 मार्च 1940, 1939। ओके, हालांकि कांग्रेस अधिवेशन जो है
आई थिंक ML यानी कि लाहौर अधिवेशन से पहले है, 17-19 मार्च में 1940, नहीं 1940 में है, ठीक है, वो 1939 में। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, ये अधिवेशन क्या है, कांग्रेस अधिवेशन 17-19 मार्च में 1939 में है, याद रखेंगे पहले। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लीन लीथगो द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लॉर्ड लीन लीथगो द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अगस्त प्रस्ताव। बात की हमने युद्ध के दौरान कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना और संवैधानिक गतिरोध को क्या है, दूर करना था। क्या था इस प्रस्ताव में, 4-5 बातें थी। प्रस्ताव दिया गया था कांग्रेस को, कांग्रेस क्यों नहीं, और भी बहुत सारी पार्टियां जो थी, मुस्लिम लीग से लेकर अम्बेडकर साहब की पार्टियां, सबको, और सभी पार्टियों द्वारा क्या इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। याद रखेंगे, कोई भी इसको स्वीकार नहीं करता। क्यों, तो प्रस्ताव पहले सुन लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। बात की गई कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, ठीक है, उसका विस्तार किया जाएगा और भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहला प्रस्ताव था कि वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा और भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी, फर्स्ट प्रस्ताव। सेकंड प्रस्ताव था युद्ध परामर्शदात्री संगठन का क्या है, गठन किया जाएगा। युद्ध परामर्शदात्री संस्था का गठन किया जाएगा, क्या है, जो युद्ध से रिलेटेड परामर्श देगी। दूसरा प्रस्ताव था। तीसरा प्रस्ताव था कि भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं दिया जाएगा जिसका विरोध क्या है, भारत का कोई अल्पसंख्यक समुदाय कर रहा हो, शक्तिशाली और प्रभावशाली समुदाय या वर्ग द्वारा उसका विरोध किया जा रहा हो। भारत का शासन ऐसे समुदाय के हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। खुलासा निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसका कि मुस्लिम लीग का पक्ष लिया जा रहा था, यानी अल्पसंख्यकों को विश्वास में लेने की बात की जा रही थी, भारत विभाजन की बात, ठीक है। तो थर्ड प्रस्ताव ये था। जो फोर्थ प्रस्ताव था वो मेन था, क्योंकि जो फोर्थ प्रस्ताव था, जो मांगे थी, संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करना था, वह युद्धवाद करना था, ठीक है, चीजें युद्धवाद करनी थी, संविधान निर्मात्री संस्था का गठन, ठीक है। इसलिए क्या है, ये सारे प्रावधान जो देखकर चीजें युद्धवाद हो रही हैं, संविधान निर्मात्री सभा का गठन, इसलिए क्या है, सभी पार्टियों द्वारा गठन किया जाता है। मुस्लिम लीग तो क्या है, विभाजन पर ही अड़ी हुई थी, इसलिए उसके द्वारा भी क्या है, गठन किया जाए, वो विरोध किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो सभी पार्टियों द्वारा इसका अगस्त प्रस्ताव 1940 का विरोध किया जाता है। ये 4-5 प्रस्ताव दिए गए लॉर्ड लीन लीथगो द्वारा, युद्धवाद चीजें होनी थी, ठीक है। इस प्रस्ताव को, अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी क्या स्टेटमेंट देते हैं अगस्त प्रस्ताव से रिलेटेड, दरवाजे में लगी जंग लगी कील, ठीक है। इस प्रस्ताव क्या कहते हैं कि किसी दरवाजे में जो ये जंग लगी कील के समान है, ठीक है, मतलब यूजफुल नहीं है, ठीक है, जंग लगी कील। 1940 हो गया। अब बात करेंगे किसकी, व्यक्तिगत सत्याग्रह की, किसकी, व्यक्तिगत सत्याग्रह की। अगस्त हो गया। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आएगा वो आएगा अक्टूबर में, डेट याद रखें, 17 अक्टूबर 1940। क्या होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति द्वारा सत्य के आग्रह करना या सत्याग्रह करना, अहिंसात्मक रूप से विरोध करना सरकार का सत्याग्रह, ठीक है। 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या एक और नाम से जानते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन। कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा है दिल्ली चलो आंदोलन में सत्याग्रही कौन थे, तो यही लोग थे जिनके नाम हम लिखेंगे। या व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या है, सत्याग्रह की बात करें, दिल्ली चलो आंदोलन शुरुआत की जाती है गांधी जी द्वारा, कांग्रेस द्वारा। क्या उद्देश्य थे
व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का, कि लोगों के अंदर यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राजनैतिक चेतना जताई जा सके। ठीक है, राजनैतिक चेतना जगाने का उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरकार का साथ नहीं दिया जाए। ठीक है, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना जगाई जाएगी तो लोग क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देंगे। ये दूसरा उद्देश्य था व्यक्तिगत सत्याग्रह का। ओके, तो सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम जो सत्याग्रही थे वह थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। दूसरे जो सत्याग्रही बनते हैं, द्वितीय, वह बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय सत्याग्रही की बात करें, ये दोनों नाम से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन थर्ड नाम से हो सकता है ना परिचित हो। थर्ड जो सत्याग्रही हैं वह कौन है? हो सकता है क्वेश्चन दे के मिलाने के लिए दे दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड। ब्रह्मदत्त। कौन है? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। तो थर्ड कौन है व्यक्ति है सत्याग्रही? ब्रह्मदत्त। ओके, ये बात होगी हमारी व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड। एक टॉपिक क्यों आज हम डिस्कस करेंगे, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? ये गतिरोध सारे चल रहे हैं और इसी बीच क्या है, जापान की शक्ति क्या है, बढ़ती जा रही है। ओके, जापान से भयभीत होकर, और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के दबाव में क्या है कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। ये तीनों देश क्या है, दबाव डालते हैं। यूएसए यानी कि अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना, कि भारत को क्या स्वतंत्र किया जाए, इसके दबाव के चलते और जापानियों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण, ठीक है, भारत की तरफ बढ़ रहे थे जीत के करीब। ठीक है, तो इस दबाव में क्या है, क्रिप्स प्रस्ताव लाया जाता है 1942 में। कब लाया जाता है क्रिप्स प्रस्ताव? 1942 में, मार्च 1942 में। मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस क्रिप्स मिशन में, क्रिप्स प्रस्ताव में क्या है, 3 लोग हैं, 3 मेंबर्स की क्रिप्स प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन है। स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर MAB अलेक्जेंडर और पैंथिंग लॉरेंस, ये 3 लोग होते हैं, याद रखेंगे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, MAB अलेक्जेंडर और पैंथिंग लॉरेंस। और स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, उन्हीं के नाम पर क्या है, क्रिप्स प्रस्ताव होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था क्रिप्स प्रस्ताव का, कि भारत में शीघ्र क्या किया जाए, स्वशासन की स्थापना की जाए। उद्देश्य था क्रिप्स मिशन का, स्वशासन की स्थापना की जाए। और इसे भी क्या है, सभी दलों द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसमें भी जो चीजें हैं, युद्धवाद की बात करता है, यानी कि युद्ध समाप्ति के बाद जो भी चीजें की जानी थी। ठीक है, तो भारत में सिर्फ स्वशासन की स्थापना ही क्या है, इसका उद्देश्य था। और इसको सभी पार्टियों द्वारा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर्स पार्टी, अम्बेडकर, सभी पार्टी द्वारा क्या है, इसका अस्वीकृत कर दिया जाता है क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है, तो क्या प्रस्ताव थे क्रिप्स में, कि इसमें बात की जाती है युद्धवाद। युद्धवाद क्या है, भारत को स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। स्वतंत्र उपनिवेश यानी कि डोमिनियन स्टेट रहेगा, तो ब्रिटेन के अंतर्गत ही, अंडर ही, लेकिन जो अंदर का सारे शासन व्यवस्था कौन संभालेगा, भारतीय। ठीक है, भारतीयों द्वारा, यानी कि स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन कब, युद्धवाद। ओके, एक चीज और युद्धवाद की बात की जाती है, वही चीज जो क्रिप्स मिशन में था, संविधान निर्मात्री सभा का गठन। संविधान जो निर्माण करने की जो सभा का गठन होगा, जो संविधान निर्माण करेगी, वो भी क्या, युद्धवाद ही गठन किया जाएगा उस सभा का, संविधान निर्माण सभा का। होता भी है, 1945 तक युद्ध चलता है, 1946 में चुनाव होते हैं, फिर संविधान निर्मात्री सभा का गठन होता है। ठीक है, 2 चीजें युद्धवाद हो रही हैं,
तो मेनली यही कारण बनता है क्या, अस्वीकार करने का। एक और भी चीजें थी, जैसे कि स्वतंत्रता दी गई देशी रियासतों को पृथक होने का, भारत से पृथक होकर अलग राष्ट्र बनाने का स्वतंत्रता दी गई। किसको, देशी रियासतों को पृथक होने की स्वतंत्रता दी गई। ये भी नहीं चाहते थे भारतीय लीडर्स, क्या कि सभी लोग अलग अलग स्टेट बनाए। 562 रियासतें थी उस समय, अलग अलग स्टेट बनता तो आज जो भारत का स्वरूप है, ये जो हम देखते हैं ऐसे ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके सारा, ऐसा ना होता। अलग अलग 562 रियासतों में क्या है, यानी कि 562 राष्ट्र बनते, ठीक है। 562 ये भी स्वीकार नहीं था लोगों द्वारा, लीडर्स द्वारा, ठीक है। और क्या था, एक कि प्रतिरक्षा जो है, यानी कि प्रतिरक्षा, आपका डिफेंस, आपकी सिक्योरिटी किसके द्वारा की जाएगी, ब्रिटेन का पूर्ण नियंत्रण होगा, ओके। लेकिन रक्षा मंत्री भारतीय होगा। भारतीय रक्षा मंत्री रख के क्या करेंगे जब हमारा सिक्योरिटी आपके हाथ में है, ठीक है। जैसे जापान द्वारा जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जापान पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या है, यूएसए द्वारा बम गिराए जाते हैं, उसके बाद क्या है, सेना रखना मना कर जाता है यूएसए द्वारा, और उसकी प्रतिरक्षा किसके हाथ में रहती है, डिफेंस, रक्षा करने का कार्य जापान की यूएसए के हाथ में रहती है। अभी हाल ही में क्या है, फिर से वो सेना अपनी रखने की इजाज़त यूएसए द्वारा दी गई है, ठीक है। तो अब तक क्या था, 2-4 साल पहले तक यूएसए द्वारा क्या है, जापान का प्रतिरक्षा का भार संभाला जाता था, सेना नहीं थी जापान की, ओके। इसी तरह प्रतिरक्षा का भी क्या है, कहा जाता है कि पूर्ण नियंत्रण ब्रिटेन का होगा और भारतीय रक्षा मंत्री होगा, ओके। तो सारे प्रोविजंस क्या है, भारतीयों को गवारा नहीं थे, इसलिए किसी भी पार्टी द्वारा इसका समर्थन नहीं किया जाता, स्वीकार नहीं किया जाता, अस्वीकार कर दिया जाता है। नेहरू ने क्या कहा, सब चीजें युद्धवाद होनी है। नेहरू ने कहा ये तो दिवालिया चेक की तरह है, आप दे रहे हैं, हम बजा ही नहीं पाएंगे, ठीक है, दिवालिया चेक की तरह है। और क्रिप्स को क्या कहा, शैतान का वकील, शैतान का वकील मान लें, ब्रिटेन सरकार को, राजा को, किसी को भी मान सकते हैं, शैतान का वकील कहा, क्रिप्स को कहा, नेहरू जी ने कहा। और गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि ये तो खुला आमंत्रण है मुस्लिम लीग को पाकिस्तान निमंत्रण का, यानी पाकिस्तान बनाने का निमंत्रण का, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक है। आप क्या है, मुस्लिम लीग को एक पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं कि बाद में क्या इसको भुना सको, भजा सको, यानी कि पाक बनाने है मुस्लिम लीग को निमंत्रण है। यह गांधी जी का स्टेटमेंट था, पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी, और दिवालिया चेक जवाहरलाल नेहरू, शैतान का वकील जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्रिप्स को, ओके। तो ये आज के लेक्चर में हमने बात कर ली कुछ टॉपिक्स की, 2-3 क्लास में मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम या तो एंशिएंट इंडिया या मिडिवल इंडिया की क्लास शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।